नमस्ते। आज हम सिर्फ 5 मिनट में मनोविज्ञान के कुछ सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। समझ लीजिए कि हम मनोविज्ञान के एक सीक्रेट टूल किट को खोलने जा रहे हैं, और वो भी कुछ सुपर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो सवाल यह है कि मन की इन पहेलियों को आखिर सुलझाएं कैसे। देखिए, हमारा मन एक पहेली जैसा ही तो है, पर घबराइए नहीं। इसे सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कमाल के टूल्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो हमारे टूलकिट का पहला औजार है अपने ही मन के अंदर झांकने की कला। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो ये अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने ही अंदर झांकना, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को परखना। और हाँ, ये चीज ना बड़ी सब्जेक्टिव होती है। मतलब हर किसी का अंदरूनी अनुभव तो अलग अलग ही होगा ना। अगर रोज की जिंदगी में इसका उदाहरण देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम कभी खुद से पूछते हैं ना, यार आज मैं दुखी क्यों महसूस कर रहा हूं। बस यही जो खुद से सवाल जवाब है ना, यही तो है अंतर्दर्शन। और जानते हैं, इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, अंतर की झलक। बस इस लाइन को याद रखिए, अपने अंतर की एक झलक लेना, बन गया अंतर्दर्शन। है ना एकदम सिंपल। चलिए अब हमारे टूलकिट का दूसरा औजार उठाते हैं। कभी सोचा है कि बादलों में भी किसी की पर्सनालिटी छिपी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। ये एक तरह का प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है जहां किसी को एक धुंधली सी अस्पष्ट सी तस्वीर दिखाई जाती है, और फिर वो जो भी उसमें देखता है ना, उससे उसके मन की गहरी बातें और पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। मान लीजिए 2 बच्चे आसमान में एक ही बादल को देख रहे हैं। हो सकता है एक को उसमें एक भागता हुआ घोड़ा दिखे और दूसरे को शायद एक आग उगलता हुआ ड्रैगन। उनकी ये अलग अलग कल्पना ही तो उनके अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में इशारे करती है। तो फिर इसकी ट्रिक क्या है? बहुत मजेदार है। सोचिए, क्लाउड कैसा होता है? धुंधला, है ना? बस इसी धुंधली चीज से पर्सनैलिटी का असली साफ चेहरा सामने आ जाता है। अच्छा, अब पर्सनालिटी से हटकर बात करते हैं क्रिएटिविटी की। हमारा तीसरा टूल इसी रचनात्मकता को मापने के बारे में है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक शीशे का। इस टेस्ट का नाम है मिरर ड्राइंग टेस्ट। इसमें होता यह है कि किसी को शीशे में देखते हुए कुछ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। अब ऐसा करने से क्या होता है, हमारा दिमाग ना एकदम नए तरीके से काम करने पर मजबूर हो जाता है, और बस यहीं हमारी क्रिएटिविटी पकड़ी जाती है। आप चाहें तो इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। बस एक शीशा लीजिए और उसमें देखते हुए अपना नाम लिखने की कोशिश कीजिए। ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, और इसके लिए एक अलग तरह की सोच की जरूरत पड़ती है। और इसकी ट्रिक, दर्पण दिखाएं नई दिशा। सिंपल है। शीशा हमें सब कुछ उल्टा दिखाता है, एक नई दिशा में सोचने पे मजबूर करता है। और यही तो क्रिएटिविटी है, एक नए नजरिए से देखना। अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम कहेंगे बंदर की तरह सीखना। और ये जुड़ा है मशहूर मनोवैज्ञानिक बंडूरा के सिद्धांत से। तो बंडूरा का ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो बस इतनी सी बात कहती है कि हम लोग एक दूसरे को देखकर, उनकी नकल करके, यानी उन्हें ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। हम दूसरों को अपना मॉडल बना लेते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए। एक छोटा बच्चा है जो अपने बड़े भाई को क्रिकेट खेलता हुआ देख रहा है। वो कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है, और देखते देखते ही वो सीख जाता है कि बॉल कैसे फेंकनी है, बैट कैसे पकड़ना है। और अब आती है इसकी सबसे मजेदार ट्रिक। इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। बंडूरा सुनने में कैसा लगता है? बंदर जैसा, है ना? और बंदर कैसे सीखते हैं? बिल्कुल, देखकर और नकल करके। ठीक है, तो देखकर सीखने से अब आगे बढ़ते हैं दिमागी उम्र पर। हमारा अगला टूल इसी मेंटल एज से जुड़ा है, जिसे हम सब आईक्यू के नाम से जानते हैं। आइए देखें इसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है मोहन, लेकिन उसकी दिमागी उम्र 8 साल के बच्चे जितनी है। तो उसका आईक्यू कितना होगा? चलिए पता लगाते हैं। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला ना बहुत ही आसान है। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, मेंटल एज को असली उम्र यानी क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कीजिए, और दूसरा, जो भी जवाब आए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोहन के केस में क्या होगा? हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे और फिर उसे 100 से गुणा कर देंगे, और जवाब आता है 160। और आपको पता है, ये स्कोर तो जीनियस लेवल का माना जाता है। और इसी के साथ
हम आ गए हैं अपने टूल किट के आखिरी औजार पर। ये उस हाल के बारे में है जब हमारा दिमाग काम करते करते बस थक जाता है। देखिए, जब हम लगातार दिमागी मेहनत करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारी सीखने की ताकत कम होने लगती है। इसी को कहते हैं फटीग इन लर्निंग या सीखने में थकान। पर अच्छी खबर यह है कि बस थोड़ा सा आराम करने से ये थकान दूर हो जाती है। और इसकी ट्रिक एकदम सीधी और सिंपल है। बस ये याद रखिए, थकान से ठहराव आता है। जब दिमाग थका होगा तो सीखने की रफ्तार पर ब्रेक लग ही जाएगा। तो लीजिए, हमने मनोविज्ञान के 6 बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। तो चलिए एक बार फटाफट इन सभी के सुपर सूत्रों को दोहरा लेते हैं। याद है ना, अंतर की झलक मतलब अंतर्दर्शन, क्लाउड मतलब धुंधला जिससे दिखे साफ पर्सनैलिटी, दर्पण दिखाए नई दिशा मतलब क्रिएटिविटी, बंडूरा बंदर जैसा यानी देखकर सीखना, आईक्यू का फॉर्मूला दिमागी उम्र ज्यादा तो जीनियस, और आखिर में थकान से आता है ठहराव। तो आज हमने क्या देखा? यही कि कुछ सिंपल सी ट्रिक्स से साइकोलॉजी जैसे मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट के आइडियाज भी कितने आसान हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मन को समझना इतना आसान हो सकता है तो फिर और क्या-क्या है जिसे हम इसी तरह आसानी से सीख सकते हैं। अब एक सवाल से करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल में फंसे हों और अचानक से दिमाग में एक बल्ब जला हो और सॉल्यूशन एकदम सामने आ गया हो? हम सब ने ये महसूस किया है ना? ये जो आहा मोमेंट होता है ना, इसके पीछे एक्चुअली एक पूरा विज्ञान है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक खास नाम दिया है और ये सीखने की एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। तो हमारी पहली यही है, ये जो अचानक सॉल्यूशन मिलने वाला सिद्धांत है, इसे समझाया किसने था? क्या ये हिलगार्ड थे, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक? सोचिए जरा। और सही जवाब है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। उन्होंने ही इसे अंतर्दृष्टि अधिगम या इनसाइट लर्निंग कहा था। ये वही आहा मोमेंट है जब कोई हल अचानक से दिमाग में कौंध जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मानना है कि हमारा दिमाग चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तस्वीर को एक साथ समझता है। अच्छा, अब इसे याद कैसे रखें? इसकी एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। बस इतना सोचना है, इनसाइट मतलब दिमाग का बल्ब जलना, और ये बल्ब हमें गेस्टाल्ट की याद दिलाएगा। सिंपल। तो ठीक है, दिमाग के अंदर तो बल्ब जल गया, लेकिन जो जानकारी बाहर की दुनिया से मिलती है, हमारा दिमाग उसे कैसे समझता है? मतलब जब हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर किसी इंफॉर्मेशन को कोई मतलब देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना या संवेदना? हाँ, तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब देखिए, संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। संवेदना तो बस कच्चा डेटा है, जैसे हमारी आंखों का लाल रंग देखना, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान उस डेटा को मतलब देना है, यानी ये समझना कि अरे, लाल बत्ती का मतलब रुकना होता है। और हाँ, इसका भी एक सुपर सिंपल शॉर्टकट है। सोचिए, एक बच्चा ट्रैफिक लाइट का लाल रंग देखता है, ये हुई संवेदना, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे इसका मतलब पता है। ये हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदना से अर्थ तक का एक छोटा सा सफर। तो हमने देखा कि दिमाग कैसे सॉल्यूशन ढूंढता है और चीजों को मतलब देता है, पर हमारी भावनाओं और हमारी बुद्धि का क्या? चलिए अब इस दुनिया को भी थोड़ा समझते हैं। तो अगली चुनौती है मैकडैगल के सिद्धांत से जुड़ी हुई। उनके हिसाब से हमारी हर मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक इंस्टिंक्ट आखिर किस चीज से कनेक्ट होती है? संवेदना से, संवेग से, चिंतन से या संज्ञान से? देखिए, मैकडोगल का मानना था कि हर मूल प्रवृत्ति एक खास संवेग यानी इमोशन से जुड़ी होती है। जैसे भूख एक इंस्टिंक्ट है और अगर खाना न मिले तो गुस्सा या चिड़चिड़ापन आता है, जो कि एक संवेग है। ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। और इसे याद रखने के लिए तो एक बहुत ही मजेदार लाइन है, इंस्टिंक्ट के साथ इमोशन इज इक्वल टू मैकडूगल का नोशन। ये छोटी सी लाइन इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ बता देती है। चलिए अब जरा इंटेलिजेंस की बात की जाए। स्क्रीन पर बुद्धि के कुछ सिद्धांतों के नाम हैं, लेकिन इनमें से एक नाम असल में बुद्धि का सिद्धांत है ही नहीं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए, सब क्लियर हो जाएगा। बिने का एक तत्व सिद्धांत कहता था कि बुद्धि एक जनरल एबिलिटी है। स्पीयरमैन ने इसे 2 हिस्सों में बांटा, जनरल और स्पेसिफिक, और थॉर्नडाइक ने कहा कि नहीं, बुद्धि तो कई अलग अलग तत्वों से बनी है। तो जाहिर है प्रत्यानुमान इस लिस्ट में कहीं नहीं है।
और इसका शॉर्टकट? अरे वो तो सबसे आसान है। बुद्धि के इन सिद्धांतों को बस ऐसे याद रखिए, एक, दो और अनेक, यानी एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो थियरीज तो समझ ली, लेकिन किसी के नॉलेज को, उसकी स्किल को मापने के लिए जो टेस्ट बनाए जाते हैं उनमें क्या खास होना चाहिए? चलिए पता करते हैं। तो सवाल यह है कि एक अच्छे टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें से कौन सी एक चीज अलग है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या फिर विश्वसनीयता? देखें, एक बढ़िया टेस्ट में ना 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहली, वैधता, वैलिडिटी, यानी वो वही चीज मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। दूसरी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, यानी उसके नतीजे बार बार एक जैसे आएं। और तीसरी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी जांचने वाले का उस पर कोई असर ना हो। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड तो टेस्ट का एक टाइप है, उसकी विशेषता नहीं। और इसे याद रखने का शॉर्टकट बस एक छोटा सा एक्रोनिम है, VRO। V से वैलिडिटी, R से रिलायबिलिटी और O से ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छा टेस्ट हमेशा VRO होता है। साइकोलॉजी में ना डेटा और नंबर्स का भी बड़ा रोल होता है। तो चलिए एक छोटा सा मैथ का सवाल सॉल्व करते हैं। इन संख्याओं का माध्यांक या मीडियन क्या होगा? 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और सही जवाब है 9.5, 9.5। पर सवाल ये है कि ये आया कैसे? अरे बहुत सिंपल है। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। क्योंकि यहाँ 6 संख्याएं हैं तो बीच की 2 संख्याएं हुई 9 और 10। बस इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, यानी 9 + 10/2, जो होता है 9.5। चलिए अब आते हैं हमारे आज के सफर के आखिरी सवाल पर। जो बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं उनके लिए विशेष शैक्षिक लक्ष्यों का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका सही जवाब है बर्टन हॉल। और इसे याद रखने का शॉर्टकट तो सबसे मजेदार है। बैकवर्ड और बर्टन हॉल दोनों ही बी से शुरू होते हैं। बी से बैकवर्ड, बी से बर्टन हॉल। तो आज हमने साइकोलॉजी के कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ समझा, बल्कि उन्हें याद रखने के लिए कुछ कमाल के शॉर्टकट्स भी जमा कर लिए। ये एक मेंटल टूल किट की तरह है ना? तो चलो एक क्विक रिकैप हो जाए। इनसाइट यानी बल्ब का जलना, एक अच्छा टेस्ट होता है VRO। बैकवर्ड का B याद दिलाता है बर्टन हॉल की। इंस्टिंक्ट के साथ इमोशन है मैकडूगल का नोशन। और बुद्धि के सिद्धांत है 1, 2 अनेक। अक्सर ऐसा होता है ना कि शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी का मतलब होता है ढेर सारी जानकारी रटना। लेकिन क्या हो अगर सीखने का कोई बेहतर, कोई स्मार्ट तरीका हो? चलिए आज उसी असरदार तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, प्याजे के सिद्धांत, क्रेचमर के प्रकार, फिर वो IQ का फॉर्मूला। सही में परीक्षा की तैयारी करने वाला हर उम्मीदवार इस चुनौती से गुजरता है। इतनी सारी जानकारी को दिमाग में रखना कभी कभी तो नामुमकिन सा लगने लगता है ना? तो इसका हल क्या है? क्या सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना ही काफी है? नहीं, असली जवाब है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। एक ऐसा तरीका जहां हम जानकारी को सिर्फ रटते नहीं, बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये स्मार्ट लर्निंग आखिर काम कैसे करती है? चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हमारा दिमाग जानकारी को रखता कैसे है और सबसे जरूरी भूलता कैसे है। हम अक्सर चीजें भूल क्यों जाते हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि अपना दिमाग एक फोन की मेमोरी जैसा है। जब हम कुछ सीखते हैं तो मानो एक फाइल सेव कर रहे हैं। इसी को कहते हैं धारण करना। जब उसे याद करते हैं तो उस फाइल को खोल रहे हैं। ये हुआ स्मरण। और जब कोई फाइल मिलती ही नहीं, खुलती ही नहीं, मानो डिलीट हो गई हो, बस उसे ही विस्मरण कहते हैं। तो इस पूरी कहानी को एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं। सेव मतलब धारण, ओपन मतलब स्मरण और डिलीट मतलब विस्मरण। देखिए कितनी सरल सी ट्रिक है जो इन तीनों के बीच का फर्क हमेशा के लिए दिमाग में बैठा देती है। चलिए अब इसी तरह की स्मार्ट ट्रिक्स को कुछ सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर लगाकर देखते हैं। वो सिद्धांत जो अक्सर शिक्षण परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। पियाजे के ये 4 चरण ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक खास बात, अक्सर परीक्षा में दूसरा चरण यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल के बच्चों से जुड़ी है, उसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
अब आते हैं क्रशमर पर। उन्होंने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को इन 3 प्रकारों में बांटा। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा क्रशमर का प्रकार है, और इसका स्मार्ट जवाब है ये सभी। जी हां, गोल, लंबा और मजबूत, ये सब के सब क्रशमर के सिस्टम का ही हिस्सा है। अच्छा, अब ये देखिए, बुद्धि लब्धि या IQ निकालने का ये आधिकारिक सूत्र है। मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दें और फिर 100 से गुणा करें। देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बस इतना याद रखिए, माइंड डिवाइडेड बाय कैलेंडर इनटू 100। सिंपल। माइंड मतलब मानसिक आयु और कैलेंडर मतलब हमारी असली कैलेंडर वाली उम्र। है ना एकदम आसान? मूल प्रवृत्ति, इसका मतलब है वो व्यवहार जो हमें कोई सिखाता नहीं बल्कि जन्म से ही हमारे अंदर होता है। और इसको याद रखने की ट्रिक तो कमाल की है, शब्द में ही छिपी है, इंस्टिंक्ट। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये 2 शब्द हों, इन और स्टिक, मतलब एक ऐसी आदत जो अंदर से जन्म से ही चिपकी हुई है। ठीक है, तो हमने मन की बात तो कर ली, लेकिन मन के साथ साथ एक बच्चे का शरीर और समाज से उसका रिश्ता भी बहुत अहम है। तो अब देखते हैं कि विकास को कौन से शारीरिक और सामाजिक नियम प्रभावित करते हैं। इससे पहले कि हम जवाब पर जाएं, एक पल के लिए जरा सोचिए, एक बच्चे के शारीरिक विकास के लिए कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती हैं? क्या ख्याल आता है? और जवाब ये रहा, एक सीधे साधे सूत्र में। बच्चे का पूरा विकास 3 चीजों पर निर्भर करता है। 1, उसे अपने माता पिता से मिले जीन्स। दूसरा, उसका वातावरण, मतलब खाना पीना, हवा। और तीसरा, खेलकूद या व्यायाम। ये तीनों मिलकर ही संपूर्ण विकास को संभव बनाते हैं। चलिए, अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर शिक्षण परीक्षा में देखने को मिल जाता है। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है? याद है? और इसका जवाब है अनुच्छेद 21A। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, 21A में जो ए है ना, बस उसे अधिकार से जोड़ लीजिए। ए फॉर अधिकार, यानी ABCD का अधिकार। ये एक छोटा सा हुक है, लेकिन यकीन मानिए परीक्षा के समय ये जरूर याद रहेगा। तो इन सभी नियमों को समझने के बाद अब बात करते हैं कुछ ऐसी अवधारणाओं की जो सीधे एक शिक्षक के नजरिए से उनके काम से जुड़ी हैं। आगमनात्मक तर्क, इसका रास्ता बिल्कुल सीधा है। पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर उन पर प्रयोग करते हैं और आखिर में एक सामान्य नियम बना लेते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? वो ये है कि इसमें कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। ये तर्क पूरी तरह से देखने और परखने पर आधारित है। टेट परीक्षा ये क्या मापती है? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साफ साफ समझ लीजिए, ये अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड नहीं, बल्कि अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड को मापती है। और इसकी ट्रिक बस याद रखिए, TET मतलब टीचर की टेस्टिंग, और ये टेस्टिंग होती है कौशल की यानी एप्टीट्यूड की। संस्मरण क्या है? अरे ये तो बहुत सरल है। ये बस स्मृति से किसी घटना को याद करने की प्रक्रिया है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो इसकी आवाज में ही है। जरा बोलकर देखिए, संस्मरण, स्मृति, दोनों में स्म की आवाज आ रही है ना? बस यही छोटा सा ध्वनि का कनेक्शन सही जवाब चुनने में मदद कर देगा। तो हमने फोन की मेमोरी से लेकर ABCD के अधिकार तक की बात की। ये सिर्फ परीक्षा पास करने की ट्रिक्स नहीं है, ये असल में सीखने का एक ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा स्मार्ट तरीका है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सार यही है, असली महारत रटने में नहीं है, बल्कि ज्ञान को सार्थक तरीकों से जोड़ने में है। ठीक वैसे ही जैसे हमने आज फोन की मेमोरी या ABCD के अधिकार के साथ किया। तो अब यहां एक विचार है सोचने